चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारा अंडरराइटिंग का पार्ट 2 देखते हैं, लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने थ्योरी में आपको बताया था अंडरराइटिंग का कि सबसे पहले आपको बताया था अंडरराइटर मतलब क्या। तो अंडरराइटर मतलब वो पर्सन कि जो कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर इशू करो, जो मार्केट में शेयर बिका बिका, जो नहीं बिका अंडरराइटर उस शेयर को परचेज कर देता है। ठीक है, फिर था कंप्लीट अंडरराइटिंग जिसमें अंडरराइटर पूरे शेयर्स का गारंटी लेता है या पूरे डिवेंचर्स का, कि जैसे कंपनी ने अगर 1000 शेयर इशू किया तो अंडरराइटर क्या बोलता है 1000 में से जितना बिका बिका, जो नहीं बिका मैं ले लूंगा। ऐसे फॉर एग्जांपल 1000 में से 800 शेयर पब्लिक ने लिया, 200 बच गया तो 200 शेयर कौन ले लेगा अंडरराइटर। फिर हमने देखा पार्शियल अंडरराइटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें भी अंडरराइटर गारंटी लेता है बिकवाने का शेयर या डिवेंचर, लेकिन पूरे का नहीं पार्शियल का। ऐसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया तो अंडरराइटर क्या बोलता है 500 शेयर बिकवाने का गारंटी मेरा, जो 500 में से बिका बिका, जो नहीं बिकेगा मैं ले लूंगा और बाकी आप बेच दो 500 शेयर। उसके बाद था फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग में अंडरराइटर क्या बोलता है कंपनी को कि मेरे को पहले ही तुम इतना शेयर दे दो, 1000 में से 600 शेयर दे दो, बाकी 400 शेयर तुम पब्लिक को बेचो। तो फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में जो लायबिलिटी होता है अंडरराइटर को एट द डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे उसको पता होता है कि कंपनी उसको कितना शेयर देने वाला है और वो शेयर उसका गारंटी है मार्केट में बिकवाने का। और लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग मतलब कंप्लीट अंडरराइटिंग या पार्शियल अंडरराइटिंग, वो सब केस में एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे अंडरराइटर को लायबिलिटी नहीं पता होता है। लायबिलिटी का पता चलता है कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, जितना पब्लिक ने लिया जो बच गया वो अंडरराइटर का लायबिलिटी है, तो उस केस में लायबिलिटी पता चलता है पब्लिक के रिस्पांस के बाद। फिर होता है मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब जब कभी कंपनी शेयर इशू करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करता है कि किसी को अगर शेयर खरीदना है कंपनी का तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म खरीदो, उसको फिल अप करो, फिर शेयर ले सकते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होता है, तो इसके लिए जितना भी फॉर्म बिकेगा शेयर बिकेगा उसका क्रेडिट मिलेगा अंडरराइटर को। लेकिन अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म कब होता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का कोई भी स्टैंप नहीं होता है। मान लो कोई कंपनी है उसने 4-5 अंडरराइटर रखा है अपने शेयर्स को बेचने के लिए, तो उस केस में जो भी शेयर बिकेगा फॉर्म बिकेगा वो हर एक अंडरराइटर को क्रेडिट होता है इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। फिर था अंडरराइटिंग कमीशन कि अंडरराइटर इतना जो काम करता है शेयर्स को बिकवा के देता है या जो शेयर बच गया उसको खुद रख लेता है, तो ये सब अंडरराइटर क्यों करता है, तो कमीशन के लिए। और कमीशन उसको कितना मिलेगा, कमीशन का फॉर्मूला होता है अंडरराइटिंग कमीशन का कि ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना उसको शेयर बिकवाने का गारंटी है मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, कि कितना शेयर का इशू प्राइस है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। शेयर्स के केस में मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा 5%, डिवेंचर्स के केस में मैक्सिमम कमीशन कितना होगा 2.5%। उसके बाद हम आज देखते हैं आगे का कि स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, कि अंडरराइटर के ऊपर कितना लायबिलिटी है उसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिया है पर्टिकुलर एबीसी, मान लेते हैं कि कंपनी ने 3 अंडरराइटर को अपॉइंट किया है ए बी और सी और ये टोटल। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब कि कौन से अंडरराइटर ने कितना शेयर बिकवाने का गारंटी लिया। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है उसने गारंटी लिया 100 शेयर्स का, ठीक है। जो बी है बी ने गारंटी लिया 200 शेयर्स का, और जो सी है मान लेते हैं कि सी ने गारंटी लिया 300 शेयर्स का। और अगर हम इसका तीनों का टोटल करेंगे 100 प्लस 200 300, 300 300 कितना होगा 600, तो ये 600 हम यहां पे लिखेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना उनका लायबिलिटी है, कितना उन्होंने लायबिलिटी अपने ऊपर ले लिया है कंपनी से, उसमें से लेस करेंगे फॉर्म एप्लीकेशन। फॉर्म एप्लीकेशन का मतलब कि उनका कितना, जैसे ए ने कितना 100 शेयर का गारंटी लिया, बी ने 200 का, सी ने 300 का, तो इसमें से कितने शेयर का उनके पास एप्लीकेशन आ चुका है वो इसमें से लेस करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए ने 100 शेयर का गारंटी लिया तो 50 का एप्लीकेशन आ गया, तो 100 में से 50 लेस करेगा। बी ने कितने शेयर का गारंटी लिया 200 का, मान लेते हैं 25 एप्लीकेशन आ गया। सी ने कितने शेयर का गारंटी लिया था 300 का, मान लेते हैं कि उसको 75 एप्लीकेशन आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, ए के केस में 100 में से 50 लेस होगा, बी के केस में 200 में से 25 लेस होगा और सी के केस में 300 में से कितना लेस होगा 75, और जो इसका टोटल होगा टोटल हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां कितना बच जाएगा, 100 में से 50 गया तो 50, 200 में से 25 गया तो 175, 300 में से 75 गया तो 225, ये तीनों का टोटल यहां पे आएगा, ठीक है। उसके बाद लेस मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब जिसमें अंडरराइटर का स्टैंप होता है,
तो वो भी अगर एप्लीकेशन आएगा, मतलब जो भी एप्लीकेशन आएगा वो लायबिलिटीज में से लेस होते जाएगा। तो जो मार्क्ड एप्लीकेशन आएगा वो भी लेस होगा, और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जिसपे अंडरराइटर का स्टैम्प नहीं होता, तो मार्क्ड एप्लीकेशन भी लेस होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी लेस होगा, तीनों केस में, ए के केस में, बी के केस में भी, सी के केस में भी, और इसका जो टोटलिंग होगा टोटल के केस में भी। फिर जो बच जाएगा उसको बोलते हैं लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग। प्योर अंडरराइटिंग का मतलब पहले से अंडरराइटर को नहीं पता होता है कि उसके ऊपर कितना लायबिलिटी आने वाला है। वो कब पता चलता है? जब पब्लिक का रिस्पांस आ जाता है, चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म से, चाहे मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म से, चाहे अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म से। जैसे मान लो ए ने कितने शेयर का गारंटी लिया, 100 शेयर का, तो मान लेते एप्लीकेशन फॉर्म आ गया 50 का, तो 50 लेस हो गया। मार्क्ड एप्लीकेशन मान लेते 10 फॉर्म आया तो 10 लेस हो गया। अनमार्क्ड मान लो 20 आया तो 20 लेस हो गया। तो देखो जैसे 100 शेयर का ए ने गारंटी लिया तो 50 आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, हम मान लेते हैं कि 10 आ गया मार्क्ड एप्लीकेशन, हम मान लेते हैं कि 20 आ गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो 100 में से 50 जाएगा 50 बचेगा, 50 में से 10 जाएगा 40 बचेगा, 40 में से 20 गया तो कितना बच गया 20। वो 20 यहाँ पे होगा लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग। तो प्योर अंडरराइटिंग में यही होता है कि लायबिलिटी लास्ट में पता चलता है। लास्ट में कब? तो लास्ट में तब जब पब्लिक का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो अंडरराइटर को समझ जाता है कि हाँ अब बाकी का लायबिलिटी मेरे को बियर करना, मतलब जितना पहले उसके हिस्से में शेयर था वो ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। फिर जितना पब्लिक ने ले लिया, एप्लीकेशन आया मतलब पब्लिक शेयर का डिमांड कर रहा है, तो कभी एप्लीकेशन फॉर्म से आएगा, कभी मार्क्ड एप्लीकेशन से, कभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन से, मतलब अंडरराइटर का इतना लायबिलिटी कम होते जाएगा। और फिर जो बच जाएगा वो होगा लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग। इसमें क्या ऐड होगा? लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरटेकिंग। लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरटेकिंग का मतलब, सॉरी, फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब, फॉर्म अंडरराइटिंग में तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर कंपनी से उतना शेयर पहले ही मांग लेता। तो अगर अंडरराइटर ने कंपनी से पहले से शेयर मांग के रखा है तो जो भी यहाँ पे शेयर बचा होगा, जैसे हमने देखा एग्जांपल में 20 बचा था, तो 20 में जो भी उसने कंपनी से मांग के रखा होगा 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर, वो इसमें ऐड होगा, और ये दोनों को ऐड करके बनेगा तुम्हारा टोटल लायबिलिटी। कोई भी अंडरराइटर का, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, और ये होगा टोटल लायबिलिटी ऑफ ऑल द अंडरराइटर्स। ठीक है, तो ऐसे बनता है स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। कि अंडरराइटर का लायबिलिटी कैसे पता चलता है? तो पहले ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से लेस होता है कितना एप्लीकेशन आया, चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म से आए, चाहे मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म से आए, चाहे अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म से आए, जो भी एप्लीकेशंस आएगा वो लेस होगा। फिर जो बचेगा उसको बोलते हैं लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग। क्योंकि प्योर अंडरराइटिंग में लायबिलिटी इसी स्टेज पे आके पता चलता है कि जितना शेयर था उसमें से कितना फॉर्म आ गया, कितना एप्लीकेशन आ गया। फिर ये लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग में क्या ऐड करेंगे? लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरराइटिंग, और फिर जो होगा उसको हम बोलेंगे टोटल लायबिलिटी। तो ये था तुम्हारा स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। क्वेश्चन में भी ऐसे स्टेटमेंट हमको बनाना होगा। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे जनरल एंट्रीज है। अब जनरल एंट्रीज है तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज होगा, क्योंकि अंडरराइटर बहुत कुछ करता है, शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है, उसके ऊपर लायबिलिटी होता है, वो कमीशन लेता है, तो क्या क्या जनरल एंट्री होगा? पहला, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक एंड अंडरराइटर फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग। अब सबसे पहला काम, जब कंपनी शेयर इशू करता है या अंडरराइटर शेयर इशू करता है, तो मैंने तुमको बताया जिसको भी शेयर देना होगा वो क्या लेगा? एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मेरे को किसी अंडरराइटर से शेयर खरीदना है तो पहले मैं उससे एप्लीकेशन फॉर्म लूंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में नहीं आता, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा उसको दूंगा तो उसका एंट्री क्या होता है? तो देखो, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक एंड अंडरराइटर फॉर फॉर्म अंडरटेकिंग। मतलब कंपनी को जो भी एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है, मतलब जब वो शेयर इशू करेगा तो एप्लीकेशन भी इशू करेगा, तो एप्लीकेशन का जो पैसा मिलेगा कंपनी को, उसका एंट्री क्या होगा? पैसा आ रहा है, तो जब भी कुछ आता है पैसा तो कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आ क्यों रहा है? क्योंकि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगा, चाहे वो पब्लिक को इशू करे चाहे अंडरराइटर को, तो ये लोग कंपनी को पैसा देंगे, एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री, ऑन अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का मतलब जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी शेयर इशू किया, तो इशू करने के बाद कंपनी के पास आता है एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि मैंने एप्लीकेशन भर के कंपनी को दे दिया, अब एप्लीकेशन भरने के बाद कंपनी मेरे को शेयर देगा। जब कंपनी मेरे को शेयर देगा तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। और जब कंपनी मेरे को शेयर अलॉट करेगा तो कौन से बेस पे करेगा? मैंने उसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिया था, तो
कंपनी मेरे को शेयर अलॉट करेगा। तो जब कंपनी शेयर अलॉट करता है तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब कि कंपनी के लायबिलिटी साइड पे शेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने मेरे को शेयर दे दिया तो मैं कौन बन गया, कंपनी का शेयर होल्डर। तो जब मैं शेयर होल्डर बनूंगा तो कंपनी के लिए मैं एक तरह का लायबिलिटी हूं। कभी मैं कंपनी से पैसा मांग सकता हूं, कंपनी को मेरे को डिविडेंड भी देना होगा अगर उसको प्रॉफिट होगा तो इसके लिए अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जब मैंने एप्लीकेशन भरा तो जब मैंने एप्लीकेशन भरा तो मैंने एप्लीकेशन का पैसा दिया तो कंपनी ने क्या एंट्री मारा था, एप्लीकेशन मनी रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैंने एप्लीकेशन भरा तो मेरे को शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब मेरे को शेयर मिलेगा तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। मतलब कंपनी शेयर अपना दे रहा है शेयर होल्डर्स को, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन भरा था। तो इसका एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, याद रखना, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन मतलब जिसने भी एप्लीकेशन भरा, मैंने एप्लीकेशन भरा था तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी अपने शेयर कैपिटल में शेयर्स को इंक्रीज कर देगा। थर्ड एंट्री, डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम पब्लिक। अरे मैंने एप्लीकेशन भरा तो कंपनी ने मेरे से एप्लीकेशन का पैसा लिया, उसका एंट्री कंपनी ने क्या मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी ने मेरे को शेयर अलॉट कर दिया, मतलब मेरे को शेयर दे दिया। जब कंपनी ने मेरे को शेयर अलॉट किया तब कंपनी ने क्या एंट्री मारा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कंपनी जब मेरे को शेयर देगा या अंडरराइटर मेरे को शेयर देगा, मेरे से पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो मैं जब कंपनी को पैसा दूंगा उसके पहले कंपनी मेरे को डिमांड करेगा कि ला भाई पैसा दे, मैंने तेरे को शेयर दिया है। तो कंपनी जब डिमांड करेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी ने मेरे को अलॉट किया शेयर, मतलब कंपनी ने मेरे हाथ में शेयर दिया, इसके लिए कंपनी मेरे से पैसा मांग रहा है, या अंडरराइटर ने मेरे को शेयर अलॉट किया इसके लिए अंडरराइटर मेरे को पैसा मांग रहा है। तो अलॉटमेंट का जब डिमांड होता है, डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो उसका एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम पब्लिक। अरे कंपनी ने या अंडरराइटर ने मेरे से पैसा मांगा, मैंने उनको पैसा दे दिया, जब मैं उनको पैसा दे दूंगा तब एंट्री क्या होगा, जब उन्होंने पैसा डिमांड किया था तो एंट्री क्या था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब मैं उनको पैसा दे रहा हूं, मतलब पैसा उनके पास जा रहा है, उनके पास आ रहा है कि नहीं। तो जब कंपनी के पास पैसा आता है या अंडरराइटर के पास पैसा आता है तो एप्लीकेशन के टाइम पे बताया था, पैसा आएगा तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और वो एप्लीकेशन पे पैसा आया था इसलिए एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। अभी पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, और पैसा क्यों आ रहा है, तो अलॉटमेंट की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हुआ डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये हुआ रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो सबसे पहले रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक एंड अंडरराइटर। फिर से जब कंपनी अंडरराइटर मार्केट में शेयर इशू करता है तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करता है। और मेरे को अगर कंपनी का शेयर खरीदना है या अंडरराइटर से शेयर लेना है तो मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा देना होगा, उनसे खरीदना होगा। जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा दूंगा तो पैसा उनके पास आएगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्यों पैसा आया, तो शेयर एप्लीकेशन की वजह से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी या अंडरराइटर मेरे को शेयर अलॉट करेगा, शेयर अलॉट करेगा मतलब मेरे को शेयर देगा। तो उस केस में कौन से बेस पे शेयर देगा, एप्लीकेशन के बेस पे। तो शेयर अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया था कंपनी ने उस बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिया और अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जब कंपनी मेरे को शेयर देगा तो मेरे से पैसा मांगेगा कि नहीं, अलॉट करने के बाद। तो जब पैसा मांगेगा तो उसको बोलते हैं डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी। डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कि जो भी मैं उसको पैसा दूंगा कंपनी को, कंपनी उसको अपने शेयर कैपिटल में दिखाएगा कितना मेरे पास शेयर्स का पैसा आ गया कंपनी के पास। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, कंपनी ने मेरे से डिमांड किया, अंडरराइटर ने मेरे से डिमांड किया, अब मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं। जब मैं उनको पेमेंट करूंगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आते तो बैंक को क्या करते हैं, डेबिट। और पैसा क्यों आ रहा है, तो अलॉटमेंट की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हुआ एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5, डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम अंडरराइटर। अरे जब कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है तो कुछ शेयर पब्लिक खरीदती है, मतलब कुछ एप्लीकेशन पब्लिक भरती है, नॉर्मल पब्लिक हमारे जैसे, और कुछ एप्लीकेशन अंडरराइटर भरता है। तो एप्लीकेशन कोई भी भरे, कंपनी के पास पैसा जाएगा तो कंपनी एंट्री मारता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी शेयर अलॉट करता है, चाहे पब्लिक को अलॉट करे चाहे अंडरराइटर को। जब कंपनी शेयर अलॉट करता है तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जो कंपनी है वो अलॉटमेंट मनी का डिमांड करता है। जब पब्लिक से डिमांड करेगा, पब्लिक से डिमांड करेगा तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब हम पब्लिक कंपनी को पैसा देंगे तब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से
कंपनी जो शेयर अलॉट करता है खाली पब्लिक को थोड़ी करता है। एप्लीकेशन पब्लिक नहीं भरा, अंडरराइटर नहीं भरा, तो पब्लिक को जब अलॉट करता है या अंडरराइटर को, तो अलॉटमेंट का एंट्री यही आएगा। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसे का डिमांड करता है, पब्लिक से डिमांड करेगा, तो ये एंट्री, जब पब्लिक पैसा दे देगा अलॉटमेंट का, तब ये एंट्री आएगा फ्रॉम पब्लिक। लेकिन जो शेयर कंपनी ने अलॉट किया है अंडरराइटर को, तो अंडरराइटर से ही पैसा मांगेगा, और अंडरराइटर से पैसा मांगेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम अंडरराइटर। तो उस केस में एंट्री होगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग। अगर अंडरराइटर ने फॉर्म अंडरराइटिंग लिया है, फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब पहले से उसने कंपनी को बोला मेरे हिस्से में इतना शेयर दे दो। तो अगर फॉर्म अंडरराइटिंग का केस है तो कंपनी क्या डिमांड करेगा, डिमांड अलॉटमेंट मनी ओनली, मतलब जो शेयर जो अंडरराइटर है उससे खाली अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। और अगर प्योर अंडरराइटिंग है, प्योर अंडरराइटिंग का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब पता ही नहीं होता है अंडरराइटर को कि उसको कितना शेयर लेना है। तब जब नहीं पता होता कितना शेयर लेना है, पता कब चलता है, लास्ट में जब पब्लिक शेयर ले लेती है, पब्लिक को अलॉट हो जाता है, पब्लिक पेमेंट कर देता है, तब जाके पता चलता है कि हाँ अंडरराइटर को इतना शेयर लेना है। तो प्योर अंडरराइटिंग के केस में कंपनी अंडरराइटर से दो चीज का पैसा मांगेगा, डिमांड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को। तो अगर फॉर्म अंडरराइटिंग होगा तो कंपनी खाली क्या डिमांड करेगा, अलॉटमेंट मनी। क्यों? क्योंकि जब अंडरराइटर बोलेगा कंपनी को मेरे को इतना शेयर दे, तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा वही टाइम पे ले लेगा और अलॉटमेंट का पैसा बाद में लेगा। लेकिन जब अंडरराइटर को पता ही नहीं होगा कि मेरे हिस्से में कितना शेयर आने वाला है, तो इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा भी नहीं दिया होगा और अलॉटमेंट का तो दिया ही नहीं होगा। तो फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में जो कंपनी होगा वो खाली मांगेगा अलॉटमेंट मनी, डिमांड अलॉटमेंट मनी ओनली। और प्योर अंडरराइटिंग के केस में कंपनी दो चीज का पैसा मांगेगा, डिमांड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बोथ। और लास्ट स्टेप होता है फॉर अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। अंडरराइटर मतलब जो कंपनी को गारंटी देता है कि मैं तुम्हारा शेयर बिकवा के दूंगा, तो क्या फ्री में बिकवा के देता है? नहीं, वो कमीशन लेता है। देखा ना, शेयर के केस में 5%, डिवेंचर के केस में 2.5%। तो अंडरराइटर को जब कमीशन मिलेगा तो अंडरराइटिंग कमीशन कौन देगा, कंपनी। तो कंपनी कमीशन पे करेगा, तो कंपनी के लिए खर्चा है और खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी कमीशन हो, और मिलेगा किसको, तो क्रेडिट द रिसीवर। तो बोला है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, क्योंकि ये इनकम जो है कमीशन का वो किसके लिए, अंडरराइटर के लिए। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। तो ये होता है एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन का, कि अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है और वो इनकम किसके लिए, अंडरराइटर को। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। लास्ट में बोला है नेट अमाउंट विल आइदर बी रिसीव और पेड टू अंडरराइटर। लास्ट में या तो अंडरराइटर से पैसा मिलेगा कंपनी को, या तो कंपनी को उनको पैसा देना होगा। देना कब होता है, अगर मान लो कंपनी को अंडरराइटर को कमीशन देना है 5000, ठीक है, तो 5000 कमीशन देना है, कंपनी को पे करना है। मान लो कंपनी ने जब डिमांड किया अलॉटमेंट मनी का, या मान लो प्योर अंडरराइटिंग के केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दोनों का डिमांड किया, तो अंडरराइटर को मान लो कि 6000 रुपया पे करना है कंपनी को, तो ये कंपनी को रिसीव होगा। अरे कंपनी को रिसीव कितना करना है, 6000, और अंडरराइटर को पे कितना करना है, 5000। तो कंपनी क्या करेगा, अंडरराइटर को बोलेगा तू अब मेरे को 6000 मत दे, मेरे को खाली कितना हजार दे, 1000। क्योंकि कंपनी क्या बोलेगा, तू तेरा कमीशन इसमें एडजस्ट कर ले और बाकी 1000 किसके हिस्से में आएगा, कंपनी के। कभी कभी उल्टा भी होता है, मान लो अंडरराइटर को 5000 कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, और जब कंपनी ने डिमांड किया था तो ये खाली 4000 था, ठीक है, तो अंडरराइटर क्या बोलेगा कंपनी को, मेरे कमीशन में से 4000 काट लो और बाकी का 1000 मेरे को दे दो। ये पैसा किसको मिलेगा, अंडरराइटर को। तो यही बोला है नेट अमाउंट विल बी आइदर बी रिसीव और पेड टू द अंडरराइटर, या तो अंडरराइटर को पेमेंट मिलेगा या तो अंडरराइटर कंपनी को पेमेंट देगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारे को जर्नल एंट्रीज और उसके पहले था फॉर्मेट स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। तो फिर से एक बार देखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा, ग्रॉस लायबिलिटी से, कि अंडरराइटर के ऊपर कितना लायबिलिटी है। फिर उसमें क्या लेस होगा कि कौन-कौन लोगों ने एप्लीकेशन किया, चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म से, चाहे मार्क्ड एप्लीकेशन जिस पे स्टैंप होता है अंडरराइटर का, चाहे अनमार्क्ड एप्लीकेशन जिस पे स्टैंप नहीं होता अंडरराइटर का। फिर ग्रॉस लायबिलिटी में से एप्लीकेशन को लेस करेंगे तो क्या बचेगा, लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग। इसमें ऐड करेंगे लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरराइटिंग और ये दोनों का टोटल करके जो बचेगा वो होगा टोटल लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। उसके बाद जनरल एंट्रीज होता है। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगा तो कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी
पब्लिक भी और अंडरराइटर भी। और जब कंपनी को एप्लीकेशन का फॉर्म का पैसा मिलेगा तो कंपनी के लिए इनकम में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म बेचा तो उनके बैंक में पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कंपनी क्या करेगा, जो उनके पास एप्लीकेशन आया है उस बेस पे अलॉटमेंट करेगा, ऑन अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट करने का मतलब जो पब्लिक ने अप्लाई किया या अंडरराइटर ने अप्लाई किया तो कंपनी शेयर देगा पब्लिक को और अंडरराइटर को, तो उसका एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे अलॉटमेंट होता है और शेयर कैपिटल को कंपनी बढ़ाएगा, क्योंकि जब कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे चाहे वो पब्लिक हो चाहे अंडरराइटर हो तो कंपनी का लायबिलिटी बढ़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। उसके बाद जब कंपनी ने अलॉट कर दिया शेयर तो कंपनी पैसा मांगेगा पब्लिक से कि भाई मैंने तेरे को शेयर दिया अब तू पैसा दे, तो डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी का एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पब्लिक पैसा दे देगा कंपनी को तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हुआ पब्लिक के लिए। सिमिलरली जब कोई कंपनी अंडरराइटर को शेयर देगा तो अंडरराइटर से पैसा मांगेगा अलॉटमेंट मनी, तो यही बोला है डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम अंडरराइटर, तो उस केस में एंट्री होगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल पब्लिक के केस में क्या था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटर के केस में अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि कंपनी अंडरराइटर का अलग से अकाउंट बनाता है, क्योंकि लास्ट में या तो अंडरराइटर से पैसा लेना होगा या तो उनको देना होगा। उसके बाद क्या बोला है, फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में जिसमें कि लायबिलिटी पहले से पता होता है, अंडरराइटर को कंपनी से मांगता है कि मेरे को इतना शेयर दो, तो एप्लीकेशन का पैसा तो वही टाइम पे दे देता है जब शेयर मांगता है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में कंपनी उससे खाली कौन सा पैसा मांगेगा, डिमांड अलॉटमेंट मनी ओनली, क्योंकि खाली अलॉटमेंट का पैसा बाकी है। और प्योर अंडरराइटिंग के केस में अंडरराइटर को पता ही नहीं होता कि उसका कितना लायबिलिटी होने वाला है, उसके हिस्से में कितना शेयर आएगा, तो वो ना तो एप्लीकेशन का पैसा दिया रहता है ना अलॉटमेंट का, तो उस केस में कंपनी दोनों डिमांड करेगा, डिमांड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को। और लास्ट में अंडरराइटिंग कमीशन देना होता है अंडरराइटर को, तो उसका एंट्री क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर, कंपनी के लिए खर्चा अंडरराइटिंग कमीशन, क्योंकि जो अंडरराइटर इतना मेहनत करता है शेयर लिखवा के देता है कंपनी का तो कमीशन मिलेगा, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। और लास्ट में बोला है नेट अमाउंट विल आइदर बी रिसीव और पेड टू द अंडरराइटर, या तो लास्ट में अंडरराइटर से पैसा मिलेगा या तो कंपनी को अंडरराइटर को पैसा देना होगा। यहां मेरे को अंडरराइटर डेबिट में है यहां क्रेडिट में है, दोनों को एडजस्ट करेंगे, अगर यहां का अमाउंट ज्यादा होगा मतलब अंडरराइटर कंपनी को पैसा देगा, और यहां का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो कंपनी अंडरराइटर को पैसा देगा। तो ये था तुम्हारा सेकंड पार्ट अंडरराइटिंग का। तो जब तुम इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये थ्योरी तुमको प्रॉपर याद होना चाहिए स्टार्ट से लेके यहां तक, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, पूरा फॉर्मेट ये तुमको याद होना चाहिए प्लस जनरल एंट्रीज। तो हमने स्टार्टिंग से क्या देखा लास्ट लेक्चर में, एक बार फटाफट हम रिवाइज करते हैं। पहले देखा था अंडरराइटिंग का मीनिंग, अंडरराइटर मतलब कौन, कि जो कंपनी को गारंटी देता है कि तुम शेयर बेचो, जो शेयर नहीं बिका मैं तुमसे ले लूंगा। कंपनी के अंडरराइटिंग में क्या करता है, अंडरराइटर पूरा शेयर बिकवाने का गारंटी लेता है, जैसे कंपनी ने 1000 शेयर बेचा, अंडरराइटर क्या बोलता है तुम 1000 शेयर बेचो, जो बिका बिका, जो नहीं बिका मैं ले लूंगा। और पार्शियल अंडरराइटिंग में क्या बोलता है, जैसे कंपनी ने 1000 शेयर बेचा तो अंडरराइटर क्या बोलता है 500 शेयर बिकवाने का गारंटी मैं लेता हूं, उसमें से जितना बिका बिका बाकी का मैं ले लूंगा एज अंडरराइटर। फिर फॉर्म अंडरराइटिंग का, उसमें अंडरराइटर क्या बोलता है कंपनी को, पहले ही बोलता है कि तुम मेरे को इतना शेयर दे दो, ये कंपनी का ड्यूटी है कि अंडरराइटर जितना शेयर मांगेगा उतना उसको दे दो। फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में अंडरराइटर को जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसी टाइम पे पता होता है कि उसका लायबिलिटी कितना है, क्योंकि उसी टाइम पे उसको पता होता है कि कितना शेयर उसको कंपनी से मिलने वाला है। और प्योर अंडरराइटिंग के केस में अंडरराइटर को नहीं पता होता है एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे कि उसका कितना लायबिलिटी है, पता कब चलता है एट द ईयर, मतलब जब पब्लिक का एप्लीकेशन हो जाता है, पब्लिक का रिस्पांस मिल जाता है, तब पता चलता है कि हां पब्लिक ने इतना शेयर ले लिया, अब इतना लायबिलिटी अंडरराइटर के ऊपर है। फिर का मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप होता है अंडरराइटर का, तो पूरा क्रेडिट किसको मिलता है, अंडरराइटर को, जितना भी फॉर्म बिका। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म कब होता है, जब कंपनी ने 4 या 5 अंडरराइटर अपॉइंट किया है तो किसी का भी स्टैंप नहीं होता एप्लीकेशन फॉर्म पे, और उस केस में जो क्रेडिट होता है वो सब अंडरराइटर को डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। फिर था अंडरराइटिंग कमीशन, कि अंडरराइटर जो इतना मेहनत करेगा तो इसके लिए उसको क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन कैसे निकालते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना उसको शेयर बिकवाना है मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, कि कितने प्राइस पे वो शेयर बेचेगा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। शेयर्स के केस में कमीशन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 5%, और डिवेंचर केस में मैक्सिमम कितना मिलेगा 2.5%। फिर हमने सेकंड लेक्चर में आज के केस में देखा, पहले हमने स्टेटमेंट देखा कि स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर स्टार्ट किससे होता है, ग्रॉस लायबिलिटी से,
कि कितना लायबिलिटी अंडर राइटर के ऊपर, तीन अंडर राइटर ले लिया ए बी और सी, उसमें से क्या लेस करेगा, जितने एप्लीकेशन आएगा, चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म से, चाहे मार्क्ड एप्लीकेशन से, चाहे अनमार्क्ड से, फिर जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अंडर प्योर अंडर राइटिंग, उसमें ऐड करेंगे लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग, और जो बचेगा वो होगा टोटल लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। फिर जनरल एंट्री, जब कोई कंपनी शेयर इशू करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मनी, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म बेचता है, एप्लीकेशन मनी या तो पब्लिक से मिलेगा तो अंडर राइटर से उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी क्या करेगा, अलॉट करेगा शेयर का, मतलब जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा, पब्लिक ने, अंडर राइटर ने, कंपनी उनको शेयर देगा तो उसका एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे अलॉटमेंट होगा। फिर कंपनी शेयर देने के बाद पब्लिक से पैसा मांगेगा, तो डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम पब्लिक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पब्लिक पैसा दे देगा कंपनी को तब एंट्री क्या होगा, रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम पब्लिक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसी तरीके से कंपनी ने अंडर राइटर को भी शेयर अलॉट किया होगा तो अंडर राइटर से ही पैसा मांगेगा, तो डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, वो खाली पब्लिक के केस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर राइटर का अलग से अकाउंट होता है कंपनी के पास। अगर फॉर्म अंडर राइटिंग का केस है, जो अंडर राइटर है उसने फॉर्म अंडर राइटिंग किया है, मतलब कि उसने पहले ही कंपनी को बोला था मेरे को इतना शेयर दे दो, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा वही टाइम पे दे दिया होगा, तो अभी कंपनी उससे खाली क्या डिमांड करेगा, डिमांड अलॉटमेंट मनी ओनली। और अगर प्योर अंडर राइटिंग का केस है जिसमें अंडर राइटर को नहीं पता होता है कि उसके ऊपर कितना लायबिलिटी आएगा, लास्ट में पता चलता है पब्लिक के रिस्पांस के बाद कि उसके ऊपर कितना लायबिलिटी है, तो इस केस में कंपनी उससे क्या डिमांड करेगा, डिमांड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बोथ। और लास्ट होता है अंडर राइटिंग कमीशन, कि अंडर राइटर इतना काम करेगा तो कंपनी उसको क्या देता है, कमीशन, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। यहां अंडर राइटर डेबिट में या क्रेडिट में है, अगर ये अमाउंट ज्यादा होगा ये कम होगा, मतलब अंडर राइटर को कंपनी को पैसा देना है, और ये अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो कंपनी अंडर राइटर को पैसा देगा। वही लिखा है नेट अमाउंट विल आइदर बी रिसीव्ड और पेड टू द अंडर राइटर, या तो अंडर राइटर से कंपनी को पैसा मिलेगा या कंपनी अंडर राइटर को पैसा देगा। तो ये था पूरा थ्योरी अंडर राइटिंग का। आप लोग ये थ्योरी याद कर दो, लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों मिला के नेक्स्ट लेक्चर से इसके कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, थ्योरी ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ये जर्नल एंट्री से फॉर्मेट ये सब आप याद करके रखो, ठीक है। तो ये आज का था। नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अंडर राइटिंग का नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही था अंडर राइटिंग।